अब आ रही है? अगर मैं तुमको एक छोटी सी गलती बताऊंगी तो तुम्हें सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? और फिर तुम बोला अरे हम ये कर रहे थे, ठीक है? चलो ठीक है, सबसे पहले गुड आफ्टरनून, है ना? कैसे हो सब लोग? मस्त, एकदम मजे में। यस। कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, मुझे पता था ये क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो तुमने पूरे डिमांड के क्वेश्चंस तुम लोग कर लोगे, और अगर यहाँ अटक गए तो फिर डिमांड सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना? बट चलो कोई बात नहीं। ललिता, हुजैफा, पूर्वेश, यस, मितू, भानु, ये तुम लोग कहाँ से आ रहे हो इतने दिन बाद? हाँ, कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन? क्या आ रहे थे अभी आए? और एक बच्चा मुझे गुड मॉर्निंग सर बोल रहा है। चलो यार ठीक है, अपन लोग फटाफट से, चलो वो क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एक बार क्वेश्चन वो फटाफट से कर लेते हैं, देन वील मूव अहेड, ठीक है? चलो, सबसे पहला कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक्स वाई जेड तीन कमोडिटीज है ना? एक्स एंड वाई क्या थी? कॉम्प्लीमेंट्री। वाई जेड क्या थी? सब्सटीट्यूट्स थी। एक्स और जेड क्या थी? सब्सटीट्यूट्स थी, करेक्ट है? हमने पढ़ा था कि एक्स ने क्या किया है, एक्स ने पहले प्राइस थी 40 और उसको गिरा दिया है 20 पर, करेक्ट है? फिर उसके बाद इसके कारण एक्स की जो पहले क्वांटिटी थी 100 वो बढ़कर हो गई 150, करेक्ट है? तो 40 से 20 हो गया और क्वांटिटी हो गई 100 से 150, करेक्ट है? राइट? तो टेक्निकली देखा जाए तो कितना चेंज है? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले अपन इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? इलास्टिसिटी, हाँ सबसे पहला, ठीक है? जो कल लाइव वाली जनता का डाउट था, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, जब प्राइस थी 40 और 40 से गिरकर कितनी हो गई? 20, तो कितना परसेंट चेंज हुआ प्राइस में? पहले प्राइस थी 40, पहले प्राइस 20 से 40 नहीं हुई है, 40 से 20 हुई है। कितना हुआ परसेंट चेंज? 50। और 100 से कितना हुआ? 150, तो कितना परसेंट चेंज हुआ? 50। तो आंसर कितना आया? क्लियर है पहला। दूसरा, ठीक है? अब देखो, जो आप लोगों का डाउट था, मैंने आपको क्या बोला था? उल्टा करना, कल मैं ट्रिक बताकर गई थी, उल्टा करना। जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? इसलिए जब मैं आपको बोलती हूँ कि सीधा फॉर्मूला मत अप्लाई करो, लॉजिक अप्लाई करो। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? एक चीज बताऊंगे और आप लोगों को सारी क्लैरिटी मिलेगी। जब हम लोगों ने फॉर्मूला किया था किसका? क्रॉस इलास्टिसिटी का, है ना? तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? एक गुड की प्राइस अगर चेंज होती है तो उससे दूसरे गुड्स की डिमांड पे क्या चेंज आता है, करेक्ट है? इसीलिए हम क्या लिखते हैं? परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, करेक्ट है? राइट? अब मुझे यहां पर बताओ, अपने क्वेश्चन में चेंज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? प्राइस चेंज हो रही है, किसकी? एक्स की प्राइस चेंज हो रही है, जिसके कारण किस पे फर्क पड़ रहा है? वाई की क्वांटिटी पर फर्क पड़ रहा है। हमें क्या निकालना है? क्रॉस इलास्टिसिटी। तो हमें यहां पर वाई की प्राइस से फर्क पड़ना चाहिए क्या? किसकी प्राइस से फर्क पड़ना चाहिए? एक्स की, ठीक है? तो जैसा यहां पर फॉर्मूला था, आपने वैसा एक्स को एक्स और वाई को वाई मान के और फॉर्मूला जो आप लोगों ने अप्लाई किया वो किया। बट ऐसा होगा क्या? नहीं। यहां पर बताओ, क्वांटिटी किसकी चेंज हुई है? वाई की हुई है। क्वांटिटी किसकी चेंज हुई है?
y की चेंज हुई है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ y डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनटू प्राइस ऑफ x, ये हमारा सही फॉर्मूला बनेगा। आप हम ये क्या है, ये वाला जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज अ जेनेरिक फॉर्मूला, ठीक है। बट ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से पता है क्या है, अगर हम इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई का मतलब ये है कि वाई की प्राइस चेंज होने से एक्स की डिमांड में चेंज हुआ, पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक्स की प्राइस चेंज होने पर वाई में डिमांड में चेंज आया। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो हम जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टेक्निकली हमारे फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स लेंगे, बिकॉज प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। बेसिकली डिमांड प्राइस के कारण चेंज होती है, ना ही प्राइस डिमांड के कारण चेंज होता है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। अब इसको सॉल्व करो, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, यहां पर सब कुछ उल्टा पुल्टा, जहां पर x लिखा है वहां पर y लिखोगे। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इनटू प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ y, वेर इन हियर द क्वांटिटी एंड द प्राइस विल बी ओल्ड। अब बताओ, ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन। y की क्वांटिटी में कितना चेंज है बताओ, कितनी यूनिट चेंज हुई y में? सेकेंड पॉइंट पढ़ो ना, डिमांड फॉर y इंक्रीजेस फ्रॉम 25 टू 50 यूनिट्स, ये लिखा है ना, करेक्ट है। तो कितनी यूनिट चेंज हुई y की? ठीक है, राइट। चेंज इन क्वांटिटी, अपन अभी परसेंटेज चेंज नहीं ले रहा ना, परसेंटेज चेंज लेते तो फिर मैं इतना इसको फॉर्मूले को ब्रेक डाउन क्यों करती, करेक्ट है। अब परसेंटेज, अब चेंज इन प्राइस ऑफ x कितना हुआ है? प्राइस ऑफ x कितनी थी पहले? क्वांटिटी ऑफ y? अब मुझे बताओ x और y क्या है यहां पर? कॉम्प्लीमेंट्री है। और मैंने क्या बताया था, क्रॉस इलास्टिसिटी, मैंने क्या बताया था, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो वो क्या रहेगी, नेगेटिव। क्या रहेगी, नेगेटिव। अरे तुम देखो ना, यहाँ पे जो चेंज आया है प्राइस में वो माइनस हुआ है ना, 40 से 20 हुई ना, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस। तो आंसर किस में आएगा, माइनस। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? तो आप लोग इतना देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, आपको अगर एक्स और वाई करके क्वेश्चन आएगा, मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का मोटिव क्लियर था कि जब भी क्रॉस इलास्टिसिटी का आएगा तो ऐसा मत सोचना कि ऊपर एक्स आता है और नीचे वाई आता है। आप ये देखो क्वेश्चन में किसकी डिमांड किसकी प्राइस के कारण चेंज हो रही है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में बेसिकली, ठीक है, डिनोमिनेटर कहां आता है, ऊपर या नीचे? नीचे, करेक्ट है, राइट। सो या नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसमें प्राइस आता है, ये तो सबको पता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी में भी क्यूडी अपॉन पी होता है, राइट। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ये तो होता है, बट क्रॉस इलास्टिसिटी में कमोडिटीज यहां पे चेंज हो जाती है, करेक्ट है। तो प्राइस उसकी आएगी जिसकी प्राइस में बदलाव आया, ठीक है, और क्वांटिटी उसकी आएगी जिसकी कमोडिटी में चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। हमारे क्वेश्चन में किसकी प्राइस में चेंज आया था, एक्स की, और एक्स की प्राइस के कारण किसकी प्राइस में चेंज, किसकी क्वांटिटी में चेंज आया, वाई। अब अगर यही क्वेश्चन z का होता कि x की प्राइस के कारण z की इलास्टिसिटी निकालो, करेक्ट है, तो भी हम यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ z अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ x निकालते हैं कि x के कारण z में कितना चेंज आया, x के कारण y में कितना चेंज आया। समझ में आ रही है बात? तो रटना कभी भी नहीं, समझ के चलो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसकी प्राइस आएगी जो ओरिजिनली चेंज हो गया।
फिर न्यूमरेटर में उसकी क्वांटिटी आएगी जो प्राइस के कारण जिसकी क्वांटिटी में चेंज आए, कॉम्प्लीमेंट्री हो या सब्सटीट्यूट हो। क्रॉस इलास्टिसिटी में ऑफ कोर्स देयर आर टू डिफरेंट गुड्स, दो सेट्स ऑफ गुड्स है, एक्स और वाई है, वाई और जेड है, एक्स और जेड है, ए और बी है, बी और सी है, कुछ भी ऐसा। करेक्ट है? तो दो गुड्स है तभी तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी निकल रही है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे क्या आगे? यस, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लाइव वाली जनता को क्लियर है? यस। चलो गाइस, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? क्या हो गया? ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा। इस ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन दे रही हूँ ना तुमको। चलो Z की क्रॉस इलास्टिसिटी निकालो, ऐसे ही सेम सेम फॉर्मूले में निकालो। निकाल ली? अच्छा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। बताओ फॉर्मूला क्या हुआ? अभी तो बताया मैंने यार। क्वांटिटी डिमांड ऑफ, क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्राइस। क्या लेने लग गए हो तुम? Z की डिमांड में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ X। चलो बताओ, सॉरी यहां पे डिमांड लिख दिया मैंने, प्राइस ऑफ X। बताओ क्या आएगा? चलो, न्यू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100। हाँ, अपन उल्टा ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। अब बताओ न्यू डिमांड, अच्छा अपना क्वेश्चन तो गया। हाँ, Z की जो डिमांड है वो कितनी हो गई? 150 से 75, ठीक है। 150 से कितनी हो गई? 75। 150 से हो गई 75। तो ओल्ड डिमांड थी 150 और न्यू डिमांड हो गई 75। करेक्ट है? राइट। तो अब बताओ, हाँ सीधा सा दिख रहा है ना, 50% चेंज है, ठीक है। और प्राइस में कितना चेंज निकाला हमने? 50%। तो कितना निकला? 1। दोनों में नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना। नीचे भी तो प्राइस में 20% नेगेटिव चेंज है ना। पहले प्राइस क्या थी एक्स की? 40, गिर के कितने हो गए? 20। तो कितना परसेंट चेंज है? 50%, बट माइनस में। और डिमांड उसकी गिरी, अरे ऑफ कोर्स इधर एक्स की प्राइस गिरी तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड गिर जाएगी। करेक्ट है? यही पढ़ा है हमने। तो इधर भी चेंज कैसा है? 150 से 75 हो गया। तो आंसर क्या है? -50%। 75 इंटू 2 करेंगे 150 आएगा। तो टेक्निकली आधा हो गया डिमांड Z की। तो -50%, तो -50 बाय -50 आया 1। एक नंबर। क्लियर है? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? देखो सॉल्व तुम लोग कर लोगे, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है, बट रटना नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें ये पता चल गया ना इस फॉर्मूले में डालना क्या है, ठीक है। फिगर्स तो आपको क्वेश्चन में दिए हैं, बट फॉर्मूला क्या लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस, ठीक है। अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 दिया है और मैंने x और y की वैल्यू बता दी तो तुम निकाल लोगे ना। तो वही प्रॉब्लम यहां पर हुई है। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। यस, डन डन डन। चल अच्छा, ये 11 क्वेश्चन। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन।
इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी, बताओ इनकम बढ़ती है, सोचो बेसिक पे जाते हैं, इनकम बढ़ती है, इंफीरियर बाबा, इंफीरियर क्या होता है, एफसी रोड का चश्मा, वो वाला, वहां जाके बताऊंगी मैं, हाँ एफसी रोड का चश्मा। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड, तो इलास्टिसिटी आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से, यस नेगेटिव। अच्छा, इफ इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज्यादा इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो कमोडिटी क्या है, नेसेसिटी, लग्जरी, इंफीरियर या नन ऑफ द अबव, लग्जरी। अब समझ में आया, अरे इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव थी, नॉर्मल में हमें फर्क पड़ता है क्या, याद है 5 किलो नमक, 5 किलो नमक याद है, तो इनकम इलास्टिसिटी 0 रहेगी किसमें, नॉर्मल गुड्स में, इनकम बढ़ेगी तो मैं 5 किलो नमक नहीं खाऊंगी, तो नॉर्मल गुड्स में इनकम से फर्क नहीं पड़ता तो 0 या कांस्टेंट बोल सकते हैं, करेक्ट है। इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव हो जाती है और लग्जरी गुड्स में पॉजिटिव हो जाती है, क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। अच्छा, इफ प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस relative to the price of substitute B and C, the demand for B will increase, C will increase, B and C will increase, B and C will decrease. A जो है वो B और C के सब्सटीट्यूट है, और अगर A की प्राइस बढ़ेगी तो B और C की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो C ऑप्शन, B and C will increase, क्लियर है। चलो डन, लास्ट क्वेश्चन पक्का, वादा, क्वेश्चन 7, income of the residents of locality increase by 50% and quantity of x in commodity increases by 20%। क्वांटिटी मतलब यहाँ पे डिमांड की बात की जा रही है कि रेसिडेंट का जो इनकम है वो 50% से बढ़ा और जो डिमांड है वो 20% से बढ़ी, तो इनकम इलास्टिसिटी एक्स की क्या होगी, फॉर्मूला बताओ पहले तो तुम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब परसेंटेज चेंज उन्होंने बता दिया है, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 50, बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 20%, और इनकम में कितना चेंज है 50%, तो 2 डिवाइड बाय 5, तो 0.4। आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से। What can you say that commodity X in economics is, अब ये X कमोडिटी क्या है, 0.4 आई है, एक से कम है एक से ज्यादा है, एक से कम है, तो क्या कमोडिटी हुई है, लग्जरी, इंफीरियर, नॉर्मल या नन ऑफ द अबव, इंफीरियर। आ रही है क्या बात समझ में, एक से कम आई। अब क्लियर है इनकम इलास्टिसिटी, यस लाइव वाली जनता, ओहो मजा आ गया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, नहीं नहीं समझ में आना चाहिए, ये मैटर करता है, तो फिर चलो मैं और क्वेश्चंस दूंगी तुम्हें, नहीं नहीं सबको ही, मतलब अनिकेत, अनिकेत नाम है ना, समझ में आ रहा है ना, ये कुछ भी नहीं बोलता है लड़का, ऐसे बैठा है, ये जब से आया वो ऐसे ही बैठा डे 1 से, बस जगह बदल रही है इसकी। चलो बढ़े आगे, क्या इकोनॉमिक्स के लिए खुद से, नहीं नहीं मैं समझ गई, चलो चलो अब हम आते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, ठीक है, देखो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है ना, इसको फटाफट खत्म करते हम लोग। ये टॉपिक सिंपल है, इजी है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं मैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, ठीक है, नोट्स कहाँ है, चलो यस गाइस, सोनल, चलो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्लियरली बोलता है कि अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है,
अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स में दो आपके पास इनपुट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, एक है वेरिएबल फैक्टर और एक फिक्स्ड फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर का हमेशा एक प्रपोर्शन होता है और बाकी सब फिक्स्ड होते हैं। आ रही बात समझ में? हर इनपुट में एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल मतलब कि अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो मैं इस वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाती जाऊंगी, बढ़ाती जाऊंगी, बढ़ाती जाऊंगी, बढ़ाती जाऊंगी, और ये क्या रहेगा? फिक्स फैक्टर, कांस्टेंट। आ रही क्या बात समझ में? बट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही फैक्टर क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा, और बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। आ रही क्या बात समझ में? और ये जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है? शॉर्ट रन में काम करता है, जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से। इसके तीन और नाम है: लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ये सारे ही इसके और नाम है और ये नाम आ सकते हैं। क्लियर है? अब इस लॉ में कुछ अजम्पशंस है। सबसे पहला, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। अरे ऑफ कोर्स शॉर्ट रन का है तो शॉर्ट रन में वैसे भी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। दूसरा, only the physical inputs and outputs are considered. Economic profitability is not considered in monetary terms. ठीक है? मतलब आप इसमें पैसा नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि थोड़ा सा फिजिकल इनपुट बढ़ा दिया तो इधर फिजिकल आउटपुट बढ़ जाएगा। आप ये नहीं देख रहे हो, आप ये मान रहे हो कि हम नंबर ऑफ लेबर बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा देंगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप एक लेबर से भी तो ज्यादा काम करा सकते हो। आ रही बात समझ में? तो एक असम्पशन ये है कि आप इनपुट अगर बढ़ा रहे हो टू इंक्रीज द आउटपुट, तो आप क्या कर रहे हो? आप नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ा रहे हो, आप उसका खर्चा नहीं देख रहे हो, और आप एक इनपुट की एफिशिएंसी नहीं देख रहे हो। क्लियर है? यस। जैसे मैंने बोला कि भाई हमने आउटपुट बढ़ाना था तो हमने एक की जगह 5 आदमी कर दिए। अरे 5 लेबर बढ़ाया, आप ये भी तो देखो कि एक आदमी से आप काम कितना करा रहे हो। आ रही क्या बात समझ में? तो ये एक असम्पशन है। तीसरा, सिर्फ एक ही फैक्टर को वेरिएबल माना जाता है, बाकी सबको फिक्स्ड माना जाता है। ठीक है? यस। जैसे कि एग्रीकल्चर में लैंड को कांस्टेंट मानेंगे और वर्कर्स को वेरिएबल मानेंगे, बट एक ही चीज को हम वेरिएबल मानते हैं कि एक टाइम पे अगर हमें बढ़ाना है तो हम सिर्फ एक ही फैक्टर को वेरिएबल मान के बढ़ा सकते हैं। कि अगर मुझे खेती बाड़ी करनी है तो मैं अपने वर्कर्स को वेरिएबल मानूंगी और उनको बढ़ा दूंगी, बट फिर लैंड, रॉ मटेरियल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ फिर मेरे कांस्टेंट हो गए। समझना? ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, कि एक टाइम पर एक ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। क्लियर है सबको? यस। सिर्फ एक ही वेरिएबल है कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल, सब कुछ फिर क्या रहेगा? कांस्टेंट। लैंड तो कांस्टेंट है ही, बाकी सब भी कांस्टेंट, सिर्फ लेबर जो होगा वो वेरिएबल रहेगा एक समय पर। फिर मैम अगर हमें रॉ मटेरियल बढ़ाना है तो क्या करें? तो फिर लेबर को कांस्टेंट कर दो। ये बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है सबको? यस। ठीक है। अच्छा, यहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोपोर्शन को आपका जो प्रोपोर्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो प्रोपोर्शन है वो आप चेंज कर सकते हो। कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है कि लैंड 1:2 करना है, कि एक लैंड पे 2 आदमी काम करेंगे, 1:6 करना है कि एक लैंड पे 6 आदमी काम करेंगे। ऐसा फिक्स नहीं है। इट कैन चेंज द प्रोपोर्शन, द रेशियो बिटवीन द फैक्टर्स कैन चेंज। आ रही बात समझ में? और एक और अजम्पशन है इसमें कि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या है? वो है स्केर्स। वो क्या है? स्केर्स। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक अजम्पशन, अजम्पशन समझते हो ना? अंदाजा। क्या है? अंदाजा। करेक्ट है कि फिक्स्ड फैक्टर स्केर्स है। तो हमने क्या पढ़ा? क्या क्या है अजम्पशंस? पहला, टेक्नोलॉजी है कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी है कांस्टेंट। फिक्स्ड फैक्टर क्या है? स्केर्स। वेरिएबल फैक्टर कितना है? सिर्फ एक, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी का भी एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन जो है वो आपस में फिक्स्ड और वेरिएबल का चेंज हो सकता है। क्लियर है? बढ़े आगे। राइट। अब आपको याद है मैंने फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले टॉपिक में आपको बताया था टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। याद है?
ठीक है। हमने पढ़ा था कि जैसे 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 ये देखो, हमारा लैंड इसमें क्या हो गया, फिक्स्ड फैक्टर हो गया। लैंड कौन सा फैक्टर हो गया, ये कहां चला गया, हाँ, लैंड कौन सा फैक्टर हो गया, फिक्स्ड हो गया, करेक्ट है। लेबर कौन सा फैक्टर हो गया, वेरिएबल। तो क्या हम वेरिएबल बढ़ा सकते हैं शॉर्ट रन में, यस। तो ये जो हमने शॉर्ट पीरियड फंक्शन पढ़ा था, ये टेक्निकली कौन सा लॉ फॉलो कर रहा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्लियर है क्या, ये टेक्निकली कौन सा लॉ फॉलो कर रहा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आ रही क्या बात समझ में। अब देखो हमने इसमें क्या किया, हमने जैसे जैसे हमारा लेबर बढ़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट बढ़ता गया है। टोटल प्रोडक्ट क्या है, हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ा, फिक्स्ड कांस्टेंट है, फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट है, लैंड एक 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 चल रहा है, करेक्ट है। लेकिन जैसे ही हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट बढ़ा, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा, हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ने लग गया, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ा। हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो यहां तक ही बढ़ा, करेक्ट है। उसके बाद जैसे ही हमने 7 के बाद 8वीं लेबर ऐड की, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट वापस गिरने लग गया और वो और गिरने लग गया, करेक्ट है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वेरिएबल फैक्टर ऐड करते रहो और टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। वो स्टेज 2 स्टेज 3 में आ सकता है। अब वो स्टेजेस क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। आ रही क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से। अब ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज एक वेरिएबल फैक्टर ऐड करने से एडिशनली प्रोडक्ट कितना बढ़ा, कि एक इनपुट ऐड करने से एक आउटपुट में कितना चेंज आया। आ रही बात समझ में, राइट, यस, ठीक है। तो बेसिकली मार्जिन प्रोडक्ट इज नथिंग बट टोटल प्रोडक्ट n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, जैसे 20 माइनस 6, 48 माइनस 20, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या है 48, 48 माइनस 20 आया तो कितना आया 28। आ रही क्या बात समझ में। तो हमने मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1। क्लियर है, याद आ गया सबको, यस। अब उसके बाद हमने निकाला क्या, एवरेज प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेरिएबल फैक्टर पर आउटपुट कितना निकला। अरे मैंने बोला मैडम 2 लेबर है और 2 लेबर ने 6 यूनिट्स टोटल प्रोडक्ट निकाली, करेक्ट है। तो एक लेबर ने कितने निकाली, दो लेबर है, देखो सामने स्क्रीन पर देखो 2 लेबर है ना, उन्होंने 6 यूनिट्स टोटल प्रोडक्ट निकाली। तो बताओ एक ने कितनी निकाली, 3। वेरी नाइस, स्मार्ट हो गए तुम लोग, है ना। 4 लेबर है और उन्होंने 48 यूनिट्स निकाली, तो एक लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, 12। तो ये क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट। नाउ दिस वेरिएबल फैक्टर कैन बी एनीथिंग। मैम लेबर लिखना जरूरी है क्या, नहीं, तुम रॉ मटेरियल ले लो, तुम रॉ मटेरियल ले लो। बोल लेट्स से ये रॉ मटेरियल है 4 किलो, तो 4 किलो अगर रॉ मटेरियल से 48 किलो का प्रोडक्शन हो रहा है या 48 यूनिट्स निकल रही है, तो 1 किलो से कितनी यूनिट्स निकल रही है, 12 निकल रही है। आ रही है क्या बात समझ में। वेरिएबल फैक्टर कैन बी एनीथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड। जरूरी नहीं लेबर है, तो लेबर भी हो सकता है या रॉ मटेरियल भी हो सकता है, एनीथिंग विच इज वेरिएबल। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से, राइट। तो बेसिकली एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय वेरिएबल फैक्टर क्वांटिटी। वेरिएबल फैक्टर की जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल प्रोडक्ट। क्लियर है, यस। इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति, बढ़े आगे, चलो। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है क्योंकि वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, बट मैंने आपको बताया एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, ठीक है। कहां पर बढ़ना बंद हो गया है, 8th यूनिट पर, ठीक है। 8th यूनिट पे कांस्टेंट आ गया वो, करेक्ट है, राइट। उसके बाद से तो फिर वो गिरने लग गया। अब देखो यहां पर एक चीज कि जब हम 8th यूनिट पर आते हैं विच इज दिस, ठीक है, हमने बढ़ाया धीरे 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 धीरे, देखो 0 से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, करेक्ट है। एक टाइम आया जब वो कांस्टेंट हुआ 84 84,
करेक्ट है, सी तक पहुंचा, उसके बाद वो डी पर चला गया विच इज 80 यूनिट, मतलब 84 से गिरकर टोटल प्रोडक्ट आ गया 80 यूनिट पे। आ रही है क्या बात समझ में? उसके बाद तो वो और 72 पे चला गया विच इज ई लाइन, करेक्ट है, राइट। अब हम अगर इसी को साथ में देखते हैं मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट के साथ, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। तुम यहां पर देख लो, मार्जिनल प्रोडक्ट 0, 6, 14, 28। अब यहां तक तो ये एक ऐसा लाइन है, ठीक है, जहां पर दोनों ही अच्छे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहे हैं, पर इस पॉइंट के बाद 5th यूनिट से जो टोटल प्रोडक्ट है वो इतना एक्सपोनेंशियली, इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है जितना पहले बढ़ रहा था। आ रही बात समझ में? तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, बट अगर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सही बट कम बढ़ेगा। क्लियर है सबको? यस। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो टच कर देता है, जीरो टच कर गया, मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है, कितना एडिशन हुआ, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, कितना एडिशन हुआ। पर मैम अगर जीरो टच कर गया इसका मतलब एडिशन हुआ ही नहीं, इसका मतलब अब इसके बाद गिरने लग जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो था तब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम था, हाईएस्ट था। क्या बताया मैंने? जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो था, जीरो का मतलब क्या, पिछले टोटल प्रोडक्ट में और इस टोटल प्रोडक्ट में कोई एडिशन हुआ ही नहीं, करेक्ट है, यही मतलब है इसका। अब टोटल प्रोडक्ट में अगर एडिशन अब हुआ ही नहीं तो इसके बाद तो गिरने लग जाएगा ना, करेक्ट है, गिरने लग जाएगा, इसका मतलब पिछली जो यूनिट थी टोटल प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम थी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जब टोटल प्रोडक्ट 84 था और उसके बाद वापस 84 था, तो 84 माइनस 84 जीरो, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या निकला, जीरो। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट अब जीरो हो गया तो इसके बाद समझ लो टोटल प्रोडक्ट अब बढ़ेगा नहीं, अब टोटल प्रोडक्ट गिरने लग जाएगा। तो वो पॉइंट जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो था तब टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट था, मैक्सिमम था। अब समझ में आया बहुत अच्छे से। और लास्ट, अब जीरो आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट, अब तो वो नेगेटिव जाएगा। अब अगर मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लग गया है इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लग गया है। तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, फॉलिंग। क्लियर है सबको? टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी जीरो, क्यों? फिक्स्ड फैक्टर है ना, फिक्स फैक्टर तो है ना, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी जीरो। क्लियर है सबको? यस, डन। अब अगर हम एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि एक वेरिएबल फैक्टर कितना टोटल प्रोडक्शन कर रहा है इज एवरेज प्रोडक्ट। एक वेरिएबल फैक्टर से कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये अपन ने अभी निकाला था, राइट। जब एमपी का ग्राफ एपी के ऊपर है, ठीक है, ये एमपी की लाइन है, ये वाली, करेक्ट है, राइट। तो जब तक एमपी की लाइन एपी की लाइन से ऊपर है, ये वो पॉइंट है जब एमपी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है, सब बढ़ रहे हैं, करेक्ट है, राइट। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। उस समय पर एमपी और एपी करीब करीब क्या रहेगा, जीरो इक्वल रहेगा। आ रही बात समझ में? अरे इंटरसेक्ट ही करेगा तो इक्वल है ना, जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वो इक्वल पॉइंट होता है, बेसिक है ना। तो जहां पर एमपी और एपी इक्वल हो गए वहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एमपी जो है वो नीचे आने लगेगा। अब वही बात है मैम, एमपी नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी जो है वो गिरने लग गया, करेक्ट है। इस टाइम पर एपी इज ग्रेटर देन एमपी और इस टाइम पर टीपी भी गिर रहा है एज एन बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में? अब इस पॉइंट पर एमपी अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब टीपी कहां पहुंच गया, हाईएस्ट, और एमपी नेगेटिव हो गया इसका मतलब टीपी डिक्लाइनिंग। मैम एपी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आ रहा है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी?
अरे बोलो। इसको तीन, इसके फेजेस होते हैं बेसिकली, इसी ग्राफ के फेजेस होते हैं। ठीक है, अब देखो अब देखो फटाफट से बताओ, अभी जो मैंने बताया, ये जो ए पॉइंट है ये है टीपी, ये है एमपी और ये है एपी। ठीक है, अब बताओ ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट क्या है, ये ए पॉइंट क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट, वेरी नाइस। और मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, जीरो। ये तो समझ में आ गया सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, बी, MP इज इक्वल्स टू AP। इस पॉइंट पर दोनों क्या रहेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और इक्वल रहेंगे। आ रही बात समझ में, राइट। अब C और B, ये जो लाइन है इस पर क्या हो रहा है, MP इज अबव देन AP। करेक्ट है, MP जो है वो AP से ऊपर है। तो ऐसे केस में यहां पर जब MP AP से ऊपर है, इस समय पर टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं बी से डी, तो बी डी वो पॉइंट है जिसमें एमपी इज स्मॉलर देन एपी। इस पर टीपी बढ़ता तो है पर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन भी होने जाता है। एक टाइम का देख लो ना, डिक्लाइन हो रहा है टीपी। आ रही है क्या बात समझ में, इसमें कोई डाउट समस्या, लाइव वाली जनता। अच्छा, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फेजेस। क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले स्टेज 1 है, उसके बाद स्टेज 2 है और उसके बाद स्टेज 3 है। ठीक है, राइट। स्टेज 1 बेसिकली खत्म हो रही है बी पॉइंट पे। कहां पर खत्म हो रही है, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर, ठीक है, बी पॉइंट वो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर, नहीं, कहां पर, अच्छा ये ई पॉइंट, नहीं नहीं, मैं अभी बी की बात कर रही हूं। ठीक है, बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पर। करेक्ट है, राइट, टीपी का तो क्लियर है ना। बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एमपी भी इंक्रीज कर रहा था, और बी के नीचे जाएंगे तो ई पॉइंट आता है जहां पर, ठीक है, एपी इज इक्वल्स टू एमपी हो रहा है। आ रही है क्या बात समझ में, बहुत अच्छे से, राइट। ये हमने पढ़ा बी और ई पॉइंट के बारे में। तो अब मुझे बताओ कि हमें एमपी और एपी इक्वल तो नहीं करना है। एमपी एपी इक्वल जहां करेंगे उसके बाद से डिक्लाइनिंग शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि मैम यहां पर तो इंटरसेक्ट कर गए, इसके बाद अब हम गड्ढे में कूदने वाले हैं। जो पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर जाते हैं और इक्वल हो जाता है, उसके बाद तो हम गिरने लग जाएंगे। हमें तो गिरने से बचना है, तो हम बी पॉइंट तक का जाने का वेट नहीं करेंगे, हम उसके पहले ही हमारा वेरिएबल प्रपोर्शन या वेरिएबल फैक्टर का एडिशन रोक देंगे। तो देखो जो ए पॉइंट है वो सबसे सेफ पॉइंट है। ए पॉइंट वो है, अब देखो ए पॉइंट कौन सा है यहां पर, करेक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। एपी क्यों बढ़ रहा है मैम, बिकॉज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। देखो ना यहाँ पे, ये एमपी वाली लाइन है और ये एपी वाली लाइन है। ठीक है, तो एमपी एपी के
ऊपर है, तो यहाँ पर एमपी एपी के ऊपर है तो एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, बट एपी नीचे है, करेक्ट है। टीपी भी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, तो ए पार्ट एकदम सेम है। ए से बी में जाएंगे तो भी हम स्टेज 1 में है, पर बी खत्म होते से ही क्या हो गया, इंटरसेक्शन, तो बी के बाद ही क्या शुरू हो जाएगी, स्टेज 2। अभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी टीपी बढ़ ही रहा है, बट डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है। अभी भी टीपी बढ़ रहा है क्योंकि बट डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। क्यों मैम, क्योंकि एमपी भी अभी जीरो नहीं हुआ है, एमपी बस डिक्लाइन कर रहा है। आ रही बात समझ में? यस। सो बी से जो डी पॉइंट है, ठीक है, बी से जो डी पॉइंट है, बी टू डी, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है और एमपी गिर रहा है, और एपी भी गिर रहा है। आ रही बात समझ में? जहां पर एमपी इज स्मॉलर देन एपी। दिख रहा है सब लोगों को, समझ में आ रहा है? यस। डी पॉइंट के बाद तो स्टेज 3 आ जाएगा, और स्टेज 3 पे क्या होगा, टीपी डिक्लाइन, एमपी नेगेटिव। डी पॉइंट पे एमपी इज 0, डी पॉइंट के बाद एमपी इज नेगेटिव, एपी भी गिर रहा है और टीपी भी गिर रहा है। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्लियर है, राइट? तो हम अब बताओ मुझे, स्टेज 1 में एमपी बढ़ता है क्या? सब लोग यस और नो में जवाब देना। स्टेज 1 में एमपी बढ़ता है, टीपी बढ़ता है, कैसे रेट पर, इंक्रीजिंग रेट पर। एपी बढ़ता है, यस। अच्छा, एमपी ऊपर रहता है कि एपी ऊपर रहता है? एमपी। यहां तक क्लियर है, स्टेज 1। उसके बाद स्टेज 2 में एमपी बढ़ता है क्या? नहीं। टीपी बढ़ता है क्या? बट कैसे रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पर। और एपी बढ़ता है क्या? नहीं, एपी गिरता है, और उस टाइम पर एमपी और एमपी कहां रहता है, एपी के नीचे रहता है। स्टेज 2 शुरू होने से पहले एमपी और एपी क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्ट। अब स्टेज 2 खत्म हो गई है, अब बताओ मुझे, एमपी बढ़ रहा है क्या? नहीं। एपी बढ़ रहा है क्या? नहीं। एमपी कहां गया है, नेगेटिव। तो अब बताओ, स्टेज 3 शुरू होते समय एमपी कहां पहुंच गया था, 0, और टीपी कहां पहुंच गया था, मैक्सिमम। उसके बाद टीपी भी डिक्लाइनिंग। क्लियर है? सुप सुप सुप। डन डनाडन डन। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है ना? डन? इजी है? यस। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैंने बहुत सारी बातें की है, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, ये आप लोगों को रीड करके आना है कल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, है ना? यहां तक लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स बेसिकली कौन सी स्टेज होती है, स्टेज 1। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कौन सी होती है, स्टेज 2। और लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कौन सी होती है, स्टेज 3। तो आपको ये तीनों पढ़कर आना है, ठीक है। जो मैंने आपको बड़ी बड़ी बातें की है उसकी ही थ्योरी आप लोगों को इसमें दी है, दैट व्हाट आर द रीजंस, और इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जो जो मैंने बताया, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये इन स्टेजेस में आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, और कल ही हम लोग करेंगे प्रोडक्शन और रिटर्न्स टू स्केल के क्वेश्चंस, ठीक है ना? डन डनाडन डन डनाडन डन। यस। सभा समाप्त। क्या हम आज की सभा को समाप्त करेंगे? चलो, ठीक है। कल ही आप लोगों को मैं फैक्टर्स और रिटर्न्स टू स्केल के क्वेश्चंस दे दूंगी, तो कल हम ये दोनों टॉपिक्स को फाइंड अप करेंगे, ठीक है, राइट। मोस्ट लाइकली हमारे अगले 4 से 5 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म होगा, ठीक है, कॉस्ट, बिजनेस साइकिल और इको। इको 60 मार्क खत्म होगा, ठीक है। क्यों? तुमको इतने क्वेश्चंस कराऊंगे ना, तुम देखो अभी, ठीक है। ठीक है ना? और अगले 5 से 6 दिन में हमारा, क्योंकि मार्केट्स और बिजनेस साइकिल और कॉस्ट बाकी है, ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स 5 से 6 दिन में खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बीसीके करेंगे, ठीक है। आई एम होपिंग कि मैं बाय 26 मार्च, है ना? यस। डन।
दोनों दोनों दोनों। हाँ तब तो बचा ही गया है। बीसी के में तो टाइम नहीं लगेगा। हाँ एमसीक्यू मैं दे रही हूँ ना, एक्स्ट्रा मैं तुम लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगी, सब लोगों को, है ना। डन। चलो ऑल राइट, तो हम लोग मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।